संबंधित बहुत सारे प्रश्नों में पहला प्रश्न आज का मैं जो ले रहा हूँ वो है प्रभा श्रीवास्तव जी का। उन्होंने पूछा 2 किलोमीटर वॉक करने और योगा करने में क्या अंतर है। प्रभा जी देखिए, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों के महत्व अलग अलग हैं और दोनों के फ़ायदे अलग अलग हैं। करना क्या है, 2 किलोमीटर वॉक करनी है या योगा करना है, मैं कहूँगा कि एक को क्यों चुनना, जब लाइक जिसको जो पसंद हो। एक तो प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और परिस्थितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बहुत कंजेस्टेड शहर में रह रहे हैं जहाँ वॉक करने की अच्छी जगह नहीं हो, तो ऑब्वियसली घर पर योगा करना बेहतर हो सकता है या किसी गार्डन में जाकर। लेकिन यदि वॉक करने की सुविधा है तो देखिए, चलना दौड़ना बहुत नेचुरल है, प्राकृतिक है और इंसान इसके लिए बने हैं, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज होगा। लेकिन जो लोग चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, ये मतलब नहीं कि वो योगा ना करें, योगा कर सकते हैं। दोनों के मिक्सचर में का अपना महत्व है, अपना फ़ायदा है। और मुझे लगता है आपको पहला प्रश्न का उत्तर मिला। दूसरा प्रश्न ये है जो कि ऋषि शर्मा जी ने पूछा है, जिम में कसरत या योगाभ्यास। योग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। देखिए, जिम में कसरत या योगाभ्यास, मैं फिर कहूँगा कि एक्सरसाइज जो भी आपको ज़्यादा पसंद हो और जो आपका टारगेट हो उस अनुरूप चुनना चाहिए। जैसे कि बॉडी पोस्चर, मसल्स बिल्ड करना यदि आपका उद्देश्य है तो जिम बेहतर होगा। लेकिन यदि आपका उद्देश्य रिलैक्स होना, हैप्पीनेस पाना, फ्लेक्सिबिलिटी पाना, ये सब है, तो आप योगा को चुन सकते हैं। पहली बात, मुझे तो एक्सरसाइज में चुनाव पसंद ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि चुनना क्यों है। आप सबके थोड़ा थोड़ा करिए, मतलब जैसे 7 दिन है, 7 दिन में से संडे को आप योगा कर लीजिए, बाकी 3-4 दिन आप वेट ट्रेनिंग कर सकता है कोई भी, और बाकी के 1-2 दिन कोई गेम खेले जो पसंद हो बच्चों के साथ खासकर। तो आप एक बार अपने बचपने को फिर से जिए। यहाँ मैं जो टिप्स दे रहा हूँ वह 6 पैक बॉडी या फिल्म स्टार्स जैसी बॉडी या कॉम्पिटिटिव जिमिंग की टिप्स नहीं है। ये एक आम आदमी के फिटनेस की टिप्स हैं। तो उस अनुरूप यदि देखा जाए तो हम एक मिक्स रेजीम हमें फॉलो करना बेहतर होगा, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज फॉर्म के अलग अलग महत्व हैं। बायोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली जो एक्सरसाइज होते हैं इनको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहा जाता है, और एक दूसरे तरह के एक्सरसाइज होते हैं। तो सबका एरोबिक्स एक्सरसाइजेज हैं, इनका मिक्सचर होना बेस्ट है। सोनू लांबा जी ने पूछा था व्यायाम का सही वक्त, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जब वक्त मिले। देखिए, आपने सुना होगा फिल्म स्टार्स जैसे सलमान खान वगैरह, मैंने ऐसे इंटरव्यूज़ में सुना है कि रात के 3 बजे भी एक्सरसाइज करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप रेगुलर रहें। एक्सरसाइज 7 दिन के हैं वक्त में आप 4 से 5 दिन ज़रूर करें और इसे जारी रखें। टाइमिंग आप कुछ भी चुन सकते हैं। संजय मैत्रेय जी ने पूछा है कि पेट की चर्बी घटती क्यों नहीं, 2 माह व्यायाम के बाद भी फ़र्क नहीं पड़ा। बड़ा कॉमन प्रश्न है, बड़ी कॉमन सी समस्या है। ये पेट की चर्बी बहुत ही वाकई मोटी चर्बी है। देखिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए रेगुलर होने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम मालूम क्या है पेट की चर्बी के लिए? लोगों को बहुत कुछ पता नहीं है। मैक्सिमम लोग पेट की चर्बी के लिए एब्डोमिनल क्रंचेस कर रहे होते हैं बहुत बार। एब्डोमिनल क्रंचेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा पेट की चर्बी तब कम होगी जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज 12% के आसपास आएगा। ये 12% से कम, 10 to 12% के बीच में होगा, तो आपका पेट बिल्कुल फ्लैट होगा, इवन 6 पैक्स दिखने शुरू हो सकते हैं। और वो कैसे होगा? कैलोरीज बर्न करना है, जिसके लिए आपको ऐसी एक्सरसाइजेज करनी है जिसमें हार्ट की धड़कन तेज होती है ना, कार्डियो एक्सरसाइजेज लाइक दौड़ना, साइकिलिंग, स्विमिंग से थोड़ा वेट कम होता है क्योंकि बुयांसी होती है वाटर की। ज़मीन पर वाले एक्सरसाइज से थोड़ा जल्दी वेट रिड्यूस होता है, जैसे कि दौड़ना, ट्रेडमिल पर दौड़ना, बैडमिंटन खेल सकते हैं, लॉन टेनिस खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग बना के कार्डियो एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं रेदर देन की बोरिंग और मोनोटोनस। जब आप ये लगातार करते रहेंगे, और साथ ही साथ में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि लगभग 70% हिस्सा आपकी पेट की चर्बी कम करने में डाइट का है। मेरा एक और वीडियो है एब्डोमिनल ओबेसिटी कम करने को, वो देखिए। डाइट में इंपॉर्टेंट ये है कि हम शक्कर और सैचुरेटेड फैट की मात्रा सिग्निफिकेंटली कम कर दें। बाकी बैलेंस डाइट, संतुलित आहार पूरा लेते रहें। डाइटिंग का मतलब ये नहीं रहता है कि आप भूखा रहें। भूखे रहना बिल्कुल गलत है। खाना, मील स्किप करना गलत है। मील का चुनाव सही कीजिए। हाई फाइबर्स वाले मील, जैसे कि होल अनाज जो होते हैं उनमें हाई फाइबर्स होते हैं, सब्जियों में, फलों में, उनकी मात्रा अपनी डाइट में ज़्यादा बढ़ाइए। फ्रीक्वेंट थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, ना कि एक साथ 3-4 बार। आप थोड़ा थोड़ा 5 से 6 बार खाइए, और मिठाइयों और फैट से दूर रहिए, और कंटिन्यूसली रोज़
हफ्ते में 5 दिन। 40 साल से ऊपर के लोगों को मैं कहूँगा फ्रीक्वेंसी एक्सरसाइज की थोड़ी कम कर देनी चाहिए, लाइक कि हफ्ते में 4-5 दिन करें, क्योंकि मसल्स को रिकवर करने में वक्त लगता है एक एज के बाद, 40 ईयर्स के बाद। तो आप जैसे मैं खुद 4 से 5 दिन एक्सरसाइज करता हूँ और बीच में रेस्ट देता हूँ खुद को। संजय मित्र जी के बाद अशोक खरे जी मेरे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइबर, हर पोस्ट हर वीडियो को वो लाइक करते हैं, उनका इनवेरेबली पहला कमेंट होता है बधाई का, इतना इंकरेजमेंट देते हैं आप, आपको दिल से धन्यवाद। अशोक जी का प्रश्न है 60 वर्ष की उम्र के व्यक्ति को कितना व्यायाम करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि 40 वर्ष के व्यक्ति को 4 से 5 दिन, तो 40 से ऊपर के व्यक्तियों को लगभग वही 4-5 दिन एक्सरसाइज करें। हाफ एन आवर मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत है एक नॉर्मल फिटनेस के लिए, बट यदि कोई बहुत फिट व्यक्ति है तो वो 1 घंटे तक 40 मिनट्स टू 1 आवर तक भी कर सकते हैं हफ्ते में 4 से 5 दिन। ऑल्टरनेट डे करेंगे तो भी बुरा नहीं है, क्योंकि मसल्स को एडिक्वेट रेस्ट मिलेगा। जयप्रकाश जी, सुबह दौड़ने और चलने पर मार्गदर्शन करें। जयप्रकाश जी, कितना अच्छा हो यदि हम सब सुबह उठकर दौड़ें, सब सुबह उठकर मिलें, एक दूसरे को स्माइल दें सुबह सुबह। कितनी खूबसूरत सुबह होती हैं वहाँ जहाँ दूध वाले साइकिल से जाते मिलते हैं, लोग दौड़ते मिलते हैं, बच्चे खेलते मिलते हैं। आजकल थोड़ा कम देखने मिलता है, इसमें मुझे क्या कहना है, बहुत ही अच्छा है यदि आप सुबह चलते या दौड़ते हैं। मार्गदर्शन में मैं ये कहूँगा कि हमेशा अच्छी क्वालिटी के जूते रखें, बहुत अच्छे जूते, महंगे हों चलेगा लेकिन बहुत अच्छे से कुशन हो, जिससे कि आपको इंजरीज़ ना हो, पैरों में दर्द ना हो, लिगामेंटल इंजरीज़ ना हो। हल्का सा स्ट्रेचिंग कर लें जिस एक्सरसाइज के पहले, और अपनी लिमिट से ज़्यादा ना करें। ये मतलब ऐसा ना करें कि ऐसे जोश में हम लोग करते हैं ना, वेट रिड्यूस करना है तो पहले 3 दिन खूब मेहनत करते हैं लोग और उसके बाद फिर बंद कर देते हैं। नो। एक और मिथ, जैसे मैंने कहा कि नो पेन नो गेन करके बहुत ज़्यादा प्रचलित मिथ है, बहुत सारे जिम ट्रेनर्स कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पेन नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी एन्जॉयबल, एक्सरसाइज शुड ऑलवेज बी एन्जॉयबल। यदि आपको पेन हो रहा है कहीं बॉडी में और ज़्यादा पेन हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं आप गलत ढंग से या गलत मात्रा में एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सीए योगेश जी का, तैराकी की टिप्स। तैराकी की टिप्स, थोड़ा सा स्विमिंग पूल दिखाओगे, हल्का सा। ये स्विमिंग पूल है, मैं स्विमिंग पूल के किनारे ही हूँ, बैठ जाओ। तैराकी की टिप्स मैं आपको पूरे एक वीडियो में बनाकर बताऊंगा, जिसमें कुछ तैराक बच्चों के माध्यम से मैं सिखाऊंगा, शुरुआती टिप्स से लेके एडवांस टिप्स भी बताऊंगा कि कैसे तैराकी सीखें। बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आपका प्रश्न योगेश जी, जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रश्न है, उसको स्किप कर रहा हूँ। बलराम जाट जी, व्यायाम के बाद नाश्ता क्या ज़रूरी है? बहुत प्यारा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। हमारी आम सोच ये थी कि खाना खाने के बाद या कुछ खाने के बाद हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जबकि नई रिसर्च ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल भूखे रह के भी एक्सरसाइज नहीं करना है, नहीं तो आप अच्छे से अपनी एफिशिएंसी और इंटेंसिटी नहीं दे पाएंगे। कुछ पी लीजिए, ग्लूकोज हो सकता है, दूध हो सकता है, जो लोग प्रोटीन पाउडर लेते हैं प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, एक बनाना खा के एक्सरसाइज कर सकते हैं। और यस, खाने के कुछ देर बाद आपको डेफिनेटली एक अच्छा भरपूर नाश्ता जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, लेना चाहिए, जिससे कि आपकी जो मसल्स में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो गया, आपकी थकावट हुई, आपकी एनर्जी लॉस हुआ, इन सब को दोबारा रिप्लेनिश किया जा सके। तो नाश्ता या कुछ खाना अच्छी बात है एक्सरसाइज के बाद। कबीरा जी, अभी जिम कर रहा था और साल भर फिर छोड़ दिया तो स्किन झूलने हाँ, उनका प्रश्न ये है कि यदि आज मैं जिम कर रहा हूँ और 1 साल बाद छोड़ देता हूँ तो स्किन झूलने लगती है, जिसका उत्तर मैंने पिछले वीडियो में भी दिया। कबीरा जी, ये बिल्कुल एक भ्रांति है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्किन झूलने लगती है। आप एक्सरसाइज जब तक करते हैं उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और जब एक्सरसाइज छोड़ देते हैं उसके बहुत दिन तक भी उन फ़ायदों को आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद ये फ़ायदे ख़त्म हो जाते हैं यदि आप बहुत दिनों तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो। लेकिन नुकसान होता है, ये एक भ्रांति कि एक्सरसाइज करने के बाद यदि आपने छोड़ दिया तो आपकी बॉडी को कुछ नुकसान होगा। नो, नॉट एट ऑल। अगला प्रश्न मैं लेता हूँ समीर श्रवण जी। फिजिकल एक्टिविटी के बाद उनको नी में पेन होने लगता है, घुटनों में पेन होने लगता है। देखिए, इसमें एक तो एज इंपॉर्टेंट है, दूसरा कहीं आप ऐसा तो नहीं कि बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज़ नहीं पहन रहे हो, बहुत अच्छे शूज़ लीजिए और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए। यदि आपको नी में पेन हो रहा है तो कुछ समय के लिए रेस्ट दे दीजिए नी को, और ऐसे एक्सरसाइज मत कीजिए जिनमें नी पर डायरेक्ट जोर पड़ रहा हो। साथ ही साथ में यदि नी पेन बहुत दिनों से है तो बेटर होगा एक ऑर्थोपेडिशियन को दिखवा कर एक बार इवेल्युएट करवा लें, और फिजियोथेरेपी भी इसमें एक अच्छा कारगर उपाय होगा। लक्की प्रिंस जी,
सर मैंने योगा ज़मीन पर, हाँ उनका प्रश्न है कि योगा ज़मीन पर या व्यायाम ज़मीन पर करने से, ज़मीन से टच कर होके करने से कुछ ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये साइंटिफिक बात है। आप कहीं भी व्यायाम करें, फ्लैट सरफेस होना चाहिए। जैसे योगा मैट है, फ्लैट हो, मतलब ऊबड़ खाबड़ ना हो या बहुत स्पॉन्जी जगह ना हो व्यायाम करने की। इट शुड ऑलवेज बी फॉर्म प्लेस। ठीक है। सूरज पांडे जी अगेन मेरे बहुत पुराने फेसबुक में बहुत ही सारी पोस्ट में एनकरेज करते हैं, शेयर करते हैं। रोड रनिंग घुटनों पर कितना असर करती है, उन्होंने ये प्रश्न पूछा है, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल मैदान नहीं मिलते हैं दौड़ने के लिए, बहुत लोगों को गार्डन्स नहीं मिलते हैं, तो रोड पर लोग दौड़ते हैं। तो यस डेफिनेटली हार्ड सरफेस में जब हम दौड़ते हैं तो खासकर एक उम्र जैसे 35 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बेहतर होगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज़ पहन के दौड़ें, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करके दौड़ें और अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करें। प्रतिभा मित्तल जी, इंक्लाइन बेंच कितना रखना चाहिए और स्पीड कितनी रखना चाहिए? देखिए ये एक सब्जेक्टिव थिंग है, इसमें कोई जनरल आंसर नहीं हो सकता। ट्रेडमिल पर 4, 6, 8, 10 इस तरह के इंक्लाइन होते हैं। फ्लैट सरफेस पर दौड़ना सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें आप जब तेज़ दौड़ते हैं तो आपकी धड़कन तेज़ बढ़ती है और ब्लड सप्लाई बढ़ती है, जिससे कि आपका कैलोरीज बर्न होने की ज़्यादा संभावना होती है। आप इंक्लाइन बेंच जब करते हैं तो आपकी मसल्स, लेग मसल्स स्ट्रेंथन होती हैं। तो जैसे आपको लेग मसल्स पर काम करना हो तो इंक्लाइन बेंच की ज़रूरत है। यदि आप करना ही चाहते हैं तो शुरुआत में बिल्कुल कम से कर रखें, 4 पर रख लें और आपकी लिमिट के अनुसार उसे धीमे धीमे बढ़ाएं। नीलम महाजन जी, नीलम जी मेरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मित्र, फेसबुक फ्रेंड। मैं मुंबई गया तो वहाँ भी मिलने आई, सही के हीरो पर ऑटोग्राफ लेने। तो देखिए आपका होना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनका प्रश्न है कि 2 विपरीत समस्याएं जैसे कि थायराइड में वॉक ज़रूरी है या और एड़ी की हड्डी हो तो रेस्ट ज़रूरी है, एड़ी की हड्डी बढ़ गई हो जिसमें दर्द हो रहा हो तो रेस्ट ज़रूरी। तो क्या करें? 2 अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी समस्याएं, विरोधाभासी हैं। मैं कहूँगा नीलम जी, पहले प्राथमिकता जितनी जो तकलीफ हो उसको देखनी चाहिए। जैसे कि यदि एड़ी की हड्डी में वाकई दर्द है तो ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जहाँ पर एड़ी की हड्डी पर जोर ना पड़े और आप व्यायाम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे योगा के एक्सरसाइजेज हैं, ऐसे बहुत सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं, एप्स के एक्सरसाइजेज हैं, जहाँ पर आप हैंड्स का और कोर मसल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यदि एड़ी में पहले दर्द है तो पहले उसको टैकल कीजिए, फिर उसको कुछ दिन बाद जब दर्द में आराम हो जाए तब आप ऐसे एक्सरसाइज चुनिए जहाँ पर एड़ी में वजन पड़ रहा हो। ठीक है, मुझे लगता है यदि अधूरा रहा हो क्वेश्चन तो आप ज़रूर पूछिए। आरती दुबे जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी, ऑलवेज यू आर देयर। योगा के स्टेप्स, सांस लेनी है कब छोड़नी है, इसमें बड़ा प्रॉब्लम है। आरती जी मैं योगा ट्रेनर नहीं हूँ, लेकिन एक फिजियोलॉजी मैंने पढ़ी है लंग्स की, बॉडी की, उसके आधार पे मैं बोलूँगा कि देखिए ये इसको हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि जब हम, एक और प्रश्न आया था कि जब हम वेट उठा रहे हो तब सांस लेनी है या वेट को नीचे ला रहे हैं तब लेनी है, ऊपर ले जा रहे हैं तब लेनी है। आपका भी प्रश्न योगा से संबंधित है। मैं कहूँगा कि सांस में एक रिद्म होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा एक आम व्यक्ति को इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कब लेनी कब नहीं लेनी। एक रिद्म होनी चाहिए, स्लो एंड स्लोली आती जाती हुई। ठीक है, वो वैसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेने, लाइक आराम से, बहुत हड़बड़ी में नहीं। ठीक है, मैं इस वीडियो को और भी आगे कंटिन्यू रखूँगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न अभी बचे हुए हैं। एक काम करता हूँ, एक प्रश्न और ले लेता हूँ कृष्ण प्रिय जी का। बिना काम किए आलस और थकान क्यों रहता है? कृष्ण प्रिय जी, ऐसा अक्सर 2-3 वजहों से होता है। एक तो विटामिन डी की कमी हम भारतीयों में बहुत ज़्यादा है, और विटामिन B12 जिस पर मैंने एक पूरा वीडियो डेडिकेट किया विटामिन B12 की कमी पर, जो कि पता नहीं होती क्योंकि ये वेजिटेरियन डाइट में होता है, नहीं होता है, सिर्फ नॉन वेजिटेरियन डाइट में होते हैं ये सब। तो हमारे यहाँ के नॉन वेजिटेरियन लोग भी बहुत इनफ्रीक्वेंटली नॉन वेज खा पाते हैं ना, और खाते हैं, तो दैट्स वाई उनमें विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी होने की संभावना ज़्यादा होती है, जिससे कि हमें थकावट की फीलिंग रह सकती है। साथ ही साथ में कुछ लोगों का स्वभाव होता है, और कभी कभार अंडरलाइंग डिप्रेशन भी थकावट की फीलिंग का कारण होता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, बट ये कॉमन कारण है। इनमें से देखिए, सबसे पहले विटामिन B12 और विटामिन डी तो ले ही डालिए यदि आपको अननेसेसरली थकावट लगती है तो। ठीक है, जीव कुमार जी, लास्ट क्वेश्चन मैं अभी आज का ले रहा हूँ। प्रेगनेंसी में कौन से व्यायाम या पीरियड्स में कौन से व्यायाम कर सकते हैं? प्रेगनेंसी में व्यायाम पर हम पूरा एक वीडियो डेडिकेटेड करेंगे, मेरी वाइफ उस पर कभी ज़रूर बनाकर आपको बताएंगी। तो मैं इस लंबे टॉपिक को यहाँ पर अभी छोड़ रहा हूँ।
मोटे होने को कैसे रोका जाए, इस पर मैंने एक वीडियो एब्डोमिनल ओबेसिटी पर बनाया, प्लीज़ उसे देखिए। शुगर कंट्रोल के व्यायाम, रंजना पांडे जी। शुगर कंट्रोल के व्यायाम सारे वही व्यायाम होंगे जो बाकी लोगों में होंगे, तो इन्हें आप लाइक कार्डियो एक्सरसाइज जहाँ कैलोरीज बर्न होती हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शुगर या डायबिटीज़ की दवाएं आप बंद ना करें। ये इस तरह के दावे कि योगा से डायबिटीज़ पूरी तरह ठीक हो जाता है, ये एब्सोल्युटली झूठे दावे हैं। आप इन चक्रों में नहीं पड़े। हाँ, लेकिन अपनी दवाएं लेते हुए आप एक्सरसाइज यदि करेंगे तो आपकी दवाओं की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, डोजिंग कम हो जाएगी और बेटर शुगर कंट्रोल होगा। आज के लिए इतना ही। जल्द ही बाकी प्रश्न भी लूँगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट जन समृद्ध प्राश। थैंक यू।